नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। और लगातार विस्तार न्यूज पर लोकतंत्र के महापर्व की मेगा कवरेज जारी है। लगातार विस्तार से हर पहलू पर हम चर्चा कर रहे थे, तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। तो मतदान आज होने थे, सभी जगह मतदान हो चुके। आपको विस्तार से भी बताएंगे कि कहां पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ है और साथ ही चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हर पहलू पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी थी, अब भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, और साथ ही यह भी जानने की कोशिश होगी कि कांग्रेस के अब क्या दावे रहने वाले हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। तो इस वक्त स्टूडियो में हितेश वाजपेयी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनसे भी चर्चा करने की मेरी कोशिश रहेगी। एक बहुत बड़ा दिन है, पूरे देश प्रदेश में बदलाव का माहौल है। वोटिंग का दौर जारी है। ये 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। मतदान केंद्र की ओर जा रहे हैं। आज तक जितना वोट में नहीं जीता उतना वोट में मैं जीतूंगा। 7 बजे से मतदान हो रहा है। मैसेज है कहीं ना कहीं उन मतदाताओं के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। भारत की जनता अपना पूरा प्यार और आशीर्वाद हमें देगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं किस जगह पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में पहले चरण में 63.25% मतदान हुआ है। बालाघाट की अगर बात करें, जहां पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, तो 71.08% वोटिंग। छिंदवाड़ा में 73.85% मतदान, तो जबलपुर में 56.74% मतदान। मंडला में 68.31%, तो शहडोल में 59.91% मतदान। सीधी में 51.25% वोटिंग हुई है। तो वही छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, तो छत्तीसगढ़ की एक सीट में आज चुनाव हो रहा था। तो बस्तर में अब तक 63.41% वोटिंग हुई है। तो देखिए, एक तरफ बालाघाट में 71% मतदान हुआ है, तो वहीं शहडोल और सीधी में मतदान प्रतिशत कुछ अच्छे नहीं रहे। कहीं 51 तो कहीं 59% मतदान हुआ है। तो सुबह जैसे हमने बुलेटिन की शुरुआत की थी, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, और लगातार जिस हिसाब से सुबह मतदान प्रतिशत बढ़ रहा था, तो उम्मीद थी कि शाम तक ये और आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी की स्थिति, वोटिंग खत्म हो चुकी है और कई जगह पर मतदान प्रतिशत कम देखने को मिला है। तो चलिए अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तस्वीर दिखाते हैं, जहां मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीट में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं छत्तीसगढ़ की 1 लोकसभा सीट बस्तर में भी मतदाताओं ने बढ़कर हिस्सा लिया और बढ़ चढ़कर मतदान केंद्र तक पहुंच रहे थे। तस्वीर देखिए, अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से समझिए। बस्तर, चित्रकूट, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, नारायणपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, सीधी, बालाघाट, शहडोल। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और बस्तर की तस्वीर इसलिए भी सुखद हो जाती है, अति संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है, और ये उम्मीद रहती है कि नक्सलियों के डर से जनता कम मतदान करने पहुंचेगी। लेकिन यहाँ पर महिला हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, तमाम लोग मतदान केंद्र तक पहुंच रहे थे। तो 6 विधानसभाओं की अगर हम अलग अलग तस्वीर, छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट की 6 विधानसभाओं की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो पहली तस्वीर बस्तर की है, और जैसा कि मैं चर्चा भी कर रही थी, जिक्र कर रही थी कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। तो वहीं मध्य प्रदेश में पिछली बार के कंपैरिजन वोटिंग कम देखने को मिली है। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। पंकज मुकाती वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं, और सुरेश राजे कांग्रेस के विधायक हैं जो कि स्काइप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनसे भी बातचीत करेंगे। और दिनेश गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हितेश जी, मैं आपसे ही सवाल पूछूंगी
6 सीट आज की, आपके 6 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। मुझे पता है आप कहेंगे डर नहीं लग रहा है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन छिंदवाड़ा सीट में थोड़ा टेंशन है कि नहीं, ये बताइए पहले। देखिए, आयरॉनिकली बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, मुखार्जी जी भी जानते हैं कि जब तदर्थवादी वोटिंग होती है, यानी कि बहुत जिसको हम बोलते हैं गर्म चुनाव नहीं होता है, जिसमें बहुत कोई रिवॉल्यूशनरी चेंजेस नहीं आ रहे होते हैं, वहाँ पर आमतौर पे परसेंटेज भी तदर्थवादी होता है। और इसीलिए, और जहाँ पर हर बूथ के ऊपर मशीनरी लगती है, हम लोग बूथ पे काम करते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं, तब हम लोग वोटर टर्नआउट 10-15% और बढ़ाते हैं। तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ आज छिंदवाड़ा के वोटर टर्नआउट को पर्टिकुलरली लेके, क्योंकि बाकी सब जगह 28 जगह तो हमें मालूम है कि हम लोग बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। तो उसमें से कुछ जगह हम लोगों ने भी छाटी है जहाँ पर हम बूथ पर वैसा ही काम करेंगे जैसा कि छिंदवाड़ा में हुआ है। तो छिंदवाड़ा पर्टिकुलरली वोटर टर्नआउट बढ़ाने में बीजेपी और हमारे कार्यकर्ताओं की बहुत मेहनत है। कैलाश विजयवर्गीय जी जैसे जिन्होंने पश्चिम बंगाल को पूरा मैनेज किया था, वो अकेले सोचिए केवल छिंदवाड़ा पर बैठे थे। तो वी कैन वेरी वेल इमेजिन कि हम छिंदवाड़ा में अब किस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले जनादेश की कल्पना कर सकते हैं। हम संतुष्ट हैं और 2019 में हमने नकुलनाथ के इस मार्जिन को बहुत कम किया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार छिंदवाड़ा पार। चलिए ठीक है, छिंदवाड़ा की जीत का दावा हितेश बाजपेयी आज विस्तार न्यूज में कर रहे हैं और जिस दिन नतीजे आएंगे हम फिर सर से पूछेंगे कि आपके दावे थे। सुरेश राजे जी भी हमारे साथ जुड़े कांग्रेस पार्टी से। आप हितेश जी को सुन रहे थे, हितेश जी कह रहे हैं हमारी स्थिति तो ठीक ठाक है, आप बताइए सर आप लोगों की स्थिति कैसी है अभी? तो पहले तो आपके माध्यम से मुझे जानकारी बड़ा दुखद था कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे नाव पलटने से 56 लोग लगभग उसमें वो हुए हैं। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से और उनके परिवारजनों को ईश्वर से उम्मीद करूंगा, कामना करूंगा कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके पीछे छूटे परिजनों को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अब रिस्का जी, मैं लगातार सुन रहा था, हितेश जी लगातार कह रहे थे कि हमने मतदान बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी का योगदान है। मैं तो उनको धन्यवाद दूंगा कि ये मतदान बढ़ाने में बाकी की 28 सीटों पर भी अपना योगदान ये और दें। जो बाकी अभी 6 सीटों का आज मतदान हुआ है, बाकी की अपनी बस्ती है 23 सीटें, इन पे भी मतदान बढ़ाने में योगदान दें, इनको धन्यवाद। अब जहां तक रिस्का जी देखो सवाल है, पार्टी अपना दावा करती है जी। एक बात जरूर मैं कहूंगा, इनकी लाख कोशिशों के बावजूद जो कर सकते थे अनैतिक कार्य, मतलब एक व्यक्ति 3 महीने पहले विधानसभा का सदस्य चुना गया है, कोई वजह नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई सरकार पे फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ ये सिनेरियो तय करने के लिए कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी कमजोर हो गए हैं इसलिए विधायक से इस्तीफा दिलवाया, फिर दीपक सक्सेना जी को लेकर गए, फिर महापौर जी को लेकर गए, फिर महापौर जी आज हमने सुखद खबर सुनी कि वापस भी आ गए। इन सारी चीजों के बावजूद रिस्का जी, छिंदवाड़ा कमलनाथ जी के 40 साल के काम के आधार पर और हम छिंदवाड़ा उन्हें जीतने जा रहे हैं। जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे तो आपके चैनल पे भी बात करेंगे, हम कितने दावे के साथ। ठीक है सर, नतीजे आएंगे उस दिन पूछूंगे आपके पास। ठीक है सुरेश जी, लौटूंगी आपके पास। पंकज जी भी वरिष्ठ पत्रकार। पंकज जी, आप लगातार देखते हैं, राजनीति को बखूबी समझते हैं, कई स्टोरी आपने कवर की होगी, कई चुनाव आपने देखे होंगे। इस बार का चुनाव आपके लिहाज से क्या इंटरेस्टिंग? जिस हिसाब से हमने देखा कि वोट परसेंटेज भी इस बार पिछली बार के कंपैरिजन थोड़ा गिरा है, तो क्या संकेत समझ रहे हैं? और दोनों पार्टी तो लगातार अपनी स्ट्रैटेजी और रणनीति बनाई रही है। देखिए, निश्चित तौर पे वोट परसेंटेज गिरा है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि किसी तरह का कोई लहर, कोई माहौल, किसी तरह की कोई हवा यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। उसका सीधा सीधा कारण ये है कि एक बड़ा माहौल जो भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया था कि 29 में से 29 सीटें जीतेंगे, उसका जो मनोवैज्ञानिक दबाव है, तो इसकी वजह से कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव में उस रूप में दिखाई नहीं दे पा रही है कि जैसे उसको दिखाई देना चाहिए या आपको कोई मुकाबला दिखाई देता हो। अंडर करंट कुछ चीज़ें हो सकती है छिंदवाड़ा या कुछ दूसरी सीटों पे, इस वजह से ये होता है कि कोई लहर और कोई माहौल नहीं होने से अगर टक्कर नहीं होती कहीं पे, जिस तरह से कोई गेम होता है तो जिसमें जब रोमांचक मुकाबला होता है तो दर्शक आखिरी तक टिके रहते हैं। वही कारण वोटर्स का भी है। जब कोई रुझान नहीं दिख रहा है, किसी तरह का मुकाबला नहीं है, और हितेश जी जैसा कह रहे हैं कि परसेंटेज बड़ा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मुकाबला नहीं होता है तो निश्चित तौर पर दोनों दल
थोड़ा सा निष्क्रिय हो जाते हैं, कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि किसी तरह की लहर नहीं है। उसका असर इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। और अभी सिर्फ 6 सीटें हैं और ये 6 सीटें थोड़ी एक अलग अलग इलाके हैं, जैसे आप देखिए कि बालाघाट है या छिंदवाड़ा है, इनका एक अलग तरह का रुझान है। लेकिन अगर बाकी हुई 23 सीटों पर भी इसी तरह का रुझान रहता है, 23 नहीं मतलब 22 सीटों पर चुनाव होगा, तो इस तरह का रुझान रहता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा गेम और चेंज होगा। और मुझे लगता है इसके बाद दोनों पार्टियां फिर से विचार करेगी और एक नई रणनीति पर काम करेगी। ठीक है, दिनेश गुप्ता जी, आपका जर्नलिस्टिक व्यू क्या कहता है? नहीं, देखिए, ये जो पोलिंग परसेंटेज है, इसके लिए अभी हमें और थोड़ा सा वेट करना चाहिए जी, क्योंकि जो अभी हमने विधानसभा चुनाव के समय भी देखा था कि पोलिंग परसेंटेज में करेक्शन हुआ था, और ये लोकसभा में भी होगा। आप जिन इलाकों में चुनाव है वो शहरी क्षेत्र नहीं है कि जहां आपको तुरंत पोलिंग परसेंटेज मिल जाएगा। कई इंटीरियर इलाके होते हैं जहां से जो फिगर है वो थोड़ा सा लेट आता है, क्योंकि अभी आप पिछले साल से यदि इसको कंपेयर करेंगे कि पिछले चुनाव से, तो मुझे लगता है कि 7-8% का इसमें जो फ़र्क दिख रहा है वो आपको ज़्यादा फ़र्क है। उस फ़र्क से हम कोई भी अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन जब एक फाइनल हमारे पास पिक्चर होगा कि ये पोलिंग परसेंटेज है, यदि पोलिंग परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है कि 370 वोट बढ़ाना है हर पोलिंग स्टेशन पर, जब 370 वोट बढ़ाने के लिए आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं तो पोलिंग परसेंटेज पिछले इलेक्शन के कंपैरिजन में और हाई जाना चाहिए। यदि वो उससे हाई नहीं जाता है तो निश्चित तौर पर जो एक नॉर्मल इलेक्शन में जिस तरह से होता है, कैंडिडेट बेस्ड होता है, कई बार फेस महत्वपूर्ण हो जाता है, और जो एक परसेप्शन बिल्ट होता है उसका जो एक रोल होता है, वही रोल हमें फिर इस इलेक्शन में भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हितेश जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, जैसे कि अभी विधायक जी भी आप पर एक आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में छिंदवाड़ा के महापौर जाते हैं, मैं उस पर आती हूं। विक्रम उइके ने आज कहा कि मुझे घुटन महसूस हो रही है और जो नेता विकास का काम करेगा मैं उसका साथ दूंगा। क्या हुआ होगा ऐसा, क्यों वो इस बात का जिक्र कर रहे थे, किस घुटन की वो बात कर रहे थे? देखिए, मुझे लगता है छिंदवाड़ा का चुनाव हो चुका है तो हम क्यों रिटोरिक्स में जाएं, और मुझे लगता है हमको ये सब चीज़ें महापौर जी पे छोड़ देना चाहिए। तो मेरी कोई बहुत दिलचस्पी नहीं है कि हम उस पर किसी किस्म की कोई एनालिसिस या टिप्पणी करें, क्योंकि घटनाएं हुई हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और उनके एनालिसिस के पहले हमको तथ्यों को जुटाना चाहिए, क्योंकि ऐसे वेग एनालिसिस का कोई सेंस नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि मैं फिर आपको कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी की संगठन की मशीनरी ने बहुत मजबूत बूथ पर काम किया है छिंदवाड़ा में। वहीं मैं चलिए एक एक्सरसाइज आपके लिए भी देता हूं कि कैसे कांग्रेस के लिए, जो मुकाती साहब कहते हैं कि एक ठंडा सा चुनाव रहा कांग्रेस एज ए पार्टी। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से बाहर कभी नहीं निकले चुनाव के लिए। शहडोल तक राहुल गांधी आकर ना वो छिंदवाड़ा गए, ना छिंदवाड़ा से शहडोल आकर वो मिले, जबकि पड़ोस में है सब कुछ। दोनों के पास हेलीकॉप्टर्स हैं, एक के अंदर तेल ख़त्म हो गया था, पर नीले हेलीकॉप्टर में तो कभी ख़त्म होता नहीं है, तो वो आ सकते थे। राजीव साहब भी इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। और दूसरी चीज़ जो एक बहुत महत्वपूर्ण फिगर है, मुझे लगता है मुकाती साहब और दिनेश जी भी इस पर ध्यान देंगे कि कैंपेन को यदि आप कंपेयर करेंगे तो आप ऐसे स्टार प्रचारकों की सूची निकालिए जो मध्य प्रदेश के बाहर के या केंद्रीय नेता कहलाते हैं दोनों दलों के, और उसमें से कितने कितने नेताओं ने कितनी कितनी सभाएं करी है। इससे आप सिंसियरिटी टुवर्ड्स वोटर और इलेक्शन का कुछ तो मानक निकाल सकते हैं ना। तो आप पाएंगे कि कांग्रेस की सूची खाली पड़ी है। खड़गे जी हो गए, प्रियंका जी हो गई, सभी लोगों की लंबी चौड़ी सूची है उनकी। राहुल जी हो गए, कितनी बार आए, या अभी आने वाले समय में कितने प्रोग्राम हैं ही नहीं। बहुत बुरी स्थिति कांग्रेस की है। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस ने कैंपेन गिव अप कर रखा है। एक ट्विटर पर मेरी बातचीत एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कांग्रेस को बहुत अच्छे समझते हैं, मैं समर्थक नहीं कहूँगा क्योंकि इज़ अ वेरी सीनियर एडिटर, लेकिन जब मैंने उनसे यही पूछा कि कांग्रेस ने छोड़ क्यों दिया मध्य प्रदेश, खासतौर से दिल्ली कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने खुद कहा कि उनके शब्द हैं ये कि कांग्रेस मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए ब्रेन डेड हो गया है, दिल्ली कांग्रेस के लिए। मतलब यहाँ पर वो नहीं मान के चल रहे कि यहाँ पे कांग्रेस है, उनको अभी बहुत सुधार करना है, उसको रिवाइव करना है। तो ये स्थिति मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर, जिसमें से एक पर कांग्रेस लड़ ही नहीं रही है,
ये कांग्रेस के कैंपेन की स्थिति है। स्टार प्रचारकों को जरूर कंपेयर करिएगा, आपकी बहुत अच्छी स्टोरी बनेगी कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के मध्य प्रदेश के बाहर के जो 20-20 स्टार प्रचारक होते हैं उन लोगों में से कितनों ने कितनी सभाएं करी। तो मतलब इससे ये मान ले या तो कांग्रेस हार मान रही है या फिर कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट है। क्यों राजेश जी बताइएगा, कांग्रेस कहीं छिंदवाड़ा में ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रही है? क्योंकि जिस बात पर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया वो विषय उठाने वाली बात भी है। शहडोल पहुंचते हैं राहुल गांधी, लेकिन छिंदवाड़ा क्यों नहीं? क्या वो समझ चुके थे कि कमलनाथ वहां से मैनेज कर लेंगे? ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है सर। इसका जी, इसको ओवर कॉन्फिडेंस न कहें, इसको ऐसे लें कि ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक सीट पे लड़ रही है। 29-28 तो ये जीती मान रहे हैं। ये चुनाव समझ ही नहीं रहे कि 28 सीटों पे चुनाव लड़ना है। इनको लग रहा है कि 28 तो हम जीत गए, सिर्फ एक सीट हमें जीतना है। इसलिए साम दाम दंड भेद जो कर सकते थे वो किया। और मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं आपके माध्यम से, हम छिंदवाड़ा कमलनाथ जी जीतने जा रहे हैं। और बाकी जो कह रहे हैं ना, अभी मैं हितेश जी को सुन रहा था, ये घमंड है, ये इनका घमंड बोल रहा है कि ये स्टार प्रचारक नहीं आए। अरे अब देखना, जनता आपको वो जवाब देने वाली है कि आपकी समझ से ही परे होगा। ये हमारा चुनाव जनता खुद लड़ रही है। आप देखो इस चुनाव को, ये परिणाम आएंगे तो हितेश जी समझ में आएगा कि हम तो 29 का दावा कर रहे थे, ये तो आधे के भी लाले पड़ गए। हितेश जी कौन सा घमंड है बता दीजिए, घमंड में कह रहे हैं क्या आप? नहीं राजेश, सीटें नहीं ला सकते, आधी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। राजेश साहब, ये आधी सीटें नहीं आ सकती। राजेश साहब बहुत सीनियर विधायक हैं, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता है कांग्रेस के। वो शायद बताना चाहते हैं ये घमंड प्रियंका जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का है जो वो नहीं आ रहे हैं। भाई मैं तो एनालिसिस रख रहा हूँ एक, मेरा क्या है भाई, वो आए हो तो बता दो, इतनी सभाएं हुई हैं। और यदि वो नहीं आए तो राजेश साहब खुद नाराज हैं, आते क्यों नहीं है ये लोग? नाराज है क्या राजेश साहब, जवाब दीजिएगा। देखिए हितेश जी हमारी चिंता कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं आ रहे। बहुत जल्दी इनको देखने को मिलेगा। हमारे तमाम स्टार प्रचारक आने वाले जो हमारा चरण है चुनाव के बाद आएंगे, देखने को मिलेंगे। चुनाव के बाद आएंगे राजेश साहब। ठीक है, देखिए अभी आएंगे, अभी जनता चुनाव अब कब आएंगे? फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो गया सर, उन सीटों में जाकर अब क्या फायदा? कैंपेन हो गया है। नहीं रिस्का जी, मेरा जी कहना है ये नहीं है कि फर्स्ट फेज का चुनाव हो गया। मैं फिर कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, फर्स्ट फेज के चुनाव में हितेश जी हार रहे हैं। हार रहे मतलब आप लोग 6 की 6 सीट जीत रहे हैं फर्स्ट फेज हार रही है। फर्स्ट फेज की 6 की 6 सीट जीत रहे हैं आप लोग मतलब। न मैंने कहा ना, हाँ, इनका 29 का सपना पूरा नहीं हो रहा। हम 6 की देखना, अब जब 6 का जो फेज है, इस 6 में हम आधे से ज्यादा जीत रहे हैं। ठीक है सर, चलिए ठीक है हितेश जी, मैं मंडला का रुख कर लेती हूँ। मंडला में भी देखते हैं कि टक्कर जो है वो कांटे की है। हम लोकसभा एक शो करते हैं, हम अलग अलग जगह पहुंच रहे थे और वहां पर हमें मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली। फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और लगातार जनता को उम्मीद भी थी, लेकिन वो विधानसभा चुनाव भी हार चुके हैं, यानी जनता ने एक बार उनको विधानसभा चुनाव में नकारा भी है। तो क्या उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मंडला सीट हमारे लिए सेफ सीट है? देखिए, इसका जवाब विस्तार न्यूज के एक कार्यक्रम में मैंने देखा जिसका आप जिक्र कर रही हैं। आपके उसमें जब आप पहुंचे उनके बीच तो आपने यही सवाल उनसे किया, तो एक युवा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, वो आप प्ले कर सकते हैं कि हाँ भाई ये बात सच है कि ये इशू है, ये इशू है, इनको ये करना चाहिए। उसने बोला जो आपने कहा, मैं उसको नकारता नहीं हूँ, लेकिन उसने यही बोला, बोले देखिए वोट तो मैं मोदी जी को दूंगा जाके क्योंकि देश की सरकार का विषय है। तो ये बात सही है कि हमें सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज छांटनी है रसिका जी, जहाँ हमें अभी और काम करना है, या हम कह सकते हैं हम उस लेवल पर नहीं कर पाए होंगे। लेकिन एक बात क्लियर है मध्य प्रदेश के मन में कि मोदी जी को लेके कोई समझौता नहीं है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज लैकुनीज। मैं नहीं कह रहा हूं कि लोगों के मन में आपके बताए हुए विषय नहीं होंगे, लेकिन उसका समाधान कांग्रेस नहीं है, ये लोग समझते हैं। और उस यूथ ने जब बोला ना, तो उसने हमको वाकई में प्रोत्साहित किया। मैं निराश नहीं हुआ कि नहीं, अगली बार मैंने उसके पॉइंट देखे और मुझे लगा कि हाँ इस पर हमें काम करना चाहिए, सब काम नहीं हुआ है। लेकिन उसने भी हमारी पीठ थपथपाई, नहीं वोट तो मैं मोदी को दूंगा, लेकिन ये मेरी अपेक्षाएं हैं, जो होना चाहिए था शायद उसमें कमी रह गई। तो आई एग्री विथ यू, लेकिन कांग्रेस विकल्प के रूप में नहीं आ रही है। वही बात जो मुकाती जी के आगे बढ़ाऊंगा मैं, ये थोड़ा सा एक अलग विषय है कि देखिए हम इसको नहीं चुने, इसके भी तो कारण होना चाहिए कि उसको क्यों चुन ले। तो कोई बीजेपी से इतर जाकर चुनना नहीं चाहता, और इसीलिए मेरा मानना यह है आज भी कि हमको 28 सीटों पर, राजे जी भी मान रहे हैं कि हम कंफर्टेबल है, बीजेपी कंफर्टेबल है। हम लड़ ही एक चुनाव रहे थे
और ये जनादेश की कंफर्ट का लेवल है और हमने इसको महसूस किया है। तो आपको ये परिणाम इसी प्रकार दिखेंगे। मुझे लगता है 19 की दृष्टि में हमने जो मार्जिन कम किया था, छिंदवाड़ा को हम टेबल टर्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं और 28 हम रिटेन करेंगे। ठीक है, तो देखिए इससे ये भी पता चल गया कि हितेश जी भी हमारा शो देखते हैं और उन्होंने बारीकी से वो बात भी रखी और उन्होंने बताया कि हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कुछ बातें, कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग तारीफ भी कर रहे थे। विरोध मेरा मतलब अपेक्षाएं हैं। लोग कह रहे थे कि मंडला में किसी की भी सरकार बनी या कोई भी सांसद विधायक चुना गया, लेकिन मंडला की तस्वीरें जस की तस हैं, ये भी लोग कहते हुए नजर आ रहे थे। पंकज जी, मैं आपका रुख करूंगी। आप दोनों वरिष्ठ को सुन रहे थे। देखिए, स्ट्रैटेजी दोनों पार्टी की अलग अलग है। भारतीय जनता पार्टी हम लगातार देख रहे हैं कि रणनीति बना रही है, धरातल पर उसको उतारने में भी लगातार लगी हुई है। कांग्रेस की अलग प्लानिंग प्लॉटिंग है, लेकिन इस बार जो एक कैंपेनिंग वाला मसला जो यहाँ पर उछला है, वो हमने देखा है कि कैंपेनिंग इस बार अलग तरीके से देखने को मिली। कई बार हमें ठंडी कैंपेनिंग भी देखने को मिली। तो उसका क्या इफेक्ट आप मानते हैं कि क्या सोशल मीडिया का जमाना है इसलिए रोड टू रोड कैंपेनिंग कम हो जाती है, या फिर नेता कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है, या फिर ये भी हो सकता है कि देश में एडवर्टीजमेंट काम कर रहा है कि मोदी की गारंटी, राहुल का न्याय? देखिए, कैंपेन की जहाँ तक बात है तो कैंपेन सोशल मीडिया का असर तो होता है, लेकिन फिर भी इंटीरियर इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में, और खासकर जैसे कि अभी हितेश जी ने कहा कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ पूरी तरह से वहीं स्थिर रह गए, बाहर नहीं निकल पाए, या राहुल गांधी छिंदवाड़ा नहीं गए। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बहुत ही मजबूती से भारतीय जनता पार्टी ने जो एक पूरा विधानसभा चुनाव से ही एक माहौल खड़ा किया कि मोदी की गारंटी, और 29 में से 29 सीटें, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस खुद भी उलझ के रह गई और वो ये समझ नहीं पाई कि 29 में से 29 तो कितनी जीत पाएंगे। वो 29 सीटों पर लड़ने के बजाय 1, 2, 3 की गिनती में लग गई कि 3 निकल जाएगी या 4 निकल जाएगी या 1 भी बचेगी। इसने पूरे कैंपेन को खत्म किया और एक तरह से माहौल ये हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि हम पूरी सीटें जीत रहे हैं और सबसे सेफ सीट है। जैसा कि हितेश जी ने भी कहा कि कांग्रेस को लगता है कि ये ब्रांडेड वो है, स्टेट है। तो यहाँ पर फिर कांग्रेस जब ऐसा मानती है कि ब्रांडेड स्टेट है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है कि फिर उस पर पैसा फूकने या एनर्जी लगाने का क्या मतलब है, हम तो वैसे ही जीत रहे हैं। इस पूरे माहौल ने ये खड़ा किया। और कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि धार में जो उनके कैंडिडेट हैं राधेश्याम मूवेल, तो उनका लंबा कैंपेन होने के बाद 10 दिन तक प्रचार करने के बाद फिर ये बात सामने आती है कि शायद मूवेल का टिकट बदलने की तैयारी चल रही है। तो ये जो कॉन्फिडेंस की कमी है कि प्रत्याशी खुद ही ये सोच रहा है कि मेरा टिकट बदल रहा है क्या, और वो फ़ोन करके मीडिया से या दूसरे लोगों से पूछ रहा है कि क्यों मेरा टिकट कटने वाला है क्या। अब ऐसे में कोई प्रत्याशी किस तरह से कैंपेन करेगा और कैसे अपनी बात को मजबूती से रखेगा। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि इस पूरे चुनाव में कैंपेन की कमी का कि कांग्रेस के पास, जो वो खुद कहते हैं, अब इसके बारे में कुछ मैं नहीं बता सकता, ये तो उनकी बात है कि हमारे पास फंड नहीं है। उन्होंने कैंपेन भी चलाया, 1 वोट और 1 नोट टाइप का, लेकिन चुनाव में इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके प्रत्याशियों के पास फंड की कमी है, इसलिए इस बार बड़ा कैंपेन दिखाई नहीं दे रहा है। वो पद यात्रा और डोर टू डोर जैसे बहुत छोटे कैंपेन लोकसभा के हिसाब से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दिनेश गुप्ता जी, 6 सीट मध्य प्रदेश की जहां पर आज वोटिंग संपन्न हो चुका है, क्या देख रहे हैं आप इन 6 सीटों में? देखिए, जो 6 सीटें हैं मध्य प्रदेश को आप किसी एक इलेक्शन से मत देखिए, ओवरऑल जो इसकी हिस्ट्री है उसको देखिए। आप 2019 का इलेक्शन देखिए जिसमें 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, एक छिंदवाड़ा की सीट नहीं मिली थी। और छिंदवाड़ा पर हम देख रहे हैं कि पूरा जो इलेक्शन है 6 सीट की वजह छिंदवाड़ा की सीट पर चुनाव पूरा दिख रहा था। भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस वहीं था, क्योंकि वो तो ये मान ही रही है ना कि जो वो बाकी 28 सीटें हैं वो जीत रही है, इसलिए वो दूसरे पर वो ध्यान ही नहीं दे रही। और आप पुराना भी जो इतिहास है, कांग्रेस यहाँ लोकसभा चुनाव बहुत ज़्यादा नहीं जीतती, बहुत ज़्यादा सीटें नहीं होती, इसकी 3 या 4 सीटें वो जीतती है। अब वो 1 पर आकर टिक गई है। तो यहाँ कांग्रेस तो लगातार लोकसभा चुनाव में वो पिछड़ रही है। और इस बार जो उसके सामने संकट है, एक तो लीडरशिप क्राइसिस है, चाहे नेशनल लेवल पर आप देखिए, स्टेट लेवल पर देखिए। जो 2 बड़े चेहरे थे उसके, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, दोनों कहीं ना कहीं चुनाव में खुद उलझे हुए हैं। अब कमलनाथ वहाँ छिंदवाड़ा में आज फ्री हुए हैं, तो हो सकता है कि अब वो चुनाव प्रचार में निकले। दिग्विजय सिंह तो अभी भी फ्री नहीं है। और राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखें, राहुल गांधी के अलावा कौन सा चेहरा है जिसको लेकर कोई जो है पार्टी में मोबिलाइजेशन होगा। खड़गे जी को लेकर तो एक मानते ही ना कि डमी अध्यक्ष हैं, उनको लेकर कोई मोबिलाइजेशन हम नहीं देखते हैं। सोनिया गांधी मध्य प्रदेश में आई नहीं, वो प्रचार करने की कई बार स्थिति में नहीं रहती। विधानसभा चुनाव में तो प्रियंका गांधी भी थी, वो भी अब नहीं है।
तो कहीं ना कहीं जो लीडरशिप क्राइसिस है, जो दल बदल हुआ, बड़े नेता छोड़ के चले गए कांग्रेस पार्टी को, ये जो है उसके लिए एक बड़ा नुकसान का कारण है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सफलता है माहौल बनाने में, कहीं ना कहीं ये जो नेता छोड़ के गए हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उसमें केवल यही लगा ना कि जो कांग्रेस कमज़ोर हो रही है और भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है, तो इसका फ़ायदा निश्चित तौर पर जो मनोवैज्ञानिक होता है, जो फ्लोटिंग वोटर होता है, उस पर ये पड़ता है। इसलिए मध्य प्रदेश में कोई बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले नतीजों की उम्मीद नहीं करना चाहिए। जो नतीजे हैं जो सामान्य मध्य प्रदेश में जो रहते हैं वही होंगे। यहाँ तो मार्जिन देखने की बात है। जो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा फोकस है कि वो कौन सी सीट 5 लाख से जीतती है, कौन सी 8 लाख से जीतती है, वो मैक्सिमम जो है मार्जिन की बात हो रही है। यहाँ जो कांग्रेस यदि बिल्कुल आप देख रहे हैं कि ब्रांडेड है या किसी भी तरह से उसकी नॉन एक्टिव है, तो फिर तो जो है एक वॉक ओवर की तरह है। भारतीय जनता पार्टी को बड़े मार्जिन से ये चुनाव जीतना चाहिए, तो उससे लगेगा कि ये वन साइडेड चुनाव हुआ और जनता चाहती थी कि कांग्रेस को रिजेक्ट करना, तो कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया। चलिए, अब जनता किसको चुनती है और किसको नकारती है, तो नतीजे ये बताएंगे। सुरेश जी, आपका शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश को क्यों नकारा? क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकारों को भी सुन रहे हैं और लगातार ये बात उठी है, जहां जहां हम भी गए हैं, जो मैं 7 बजे के शो का जिक्र कर रही थी लोकसभा, वहां पर भी ये बात उठी है कि क्यों राहुल गांधी नहीं पहुंचे। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जगह जगह पहुंच रहे हैं, आज वो दमोह भी पहुंचे। आज फर्स्ट फेज का इलेक्शन कुछ सीटों में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मोदी की गारंटी और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, और वही कांग्रेस पार्टी हल्की नजर आ रही है। सर रसिका जी, ऐसा ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना वो है। मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक में उलझ गई, छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा तो हम जीत रहे हैं, और इसके बाद ये 28 जो थी ना इनके पास, इसमें से इनको आधे बचाने के नाले पड़ जाएंगे, आप देखना। सुरेश जी, एक में डर था तो उलझे हैं, 28 में आप लोगों को डर नहीं लगा? 28 में आप भी उलझ जाते? मेरे ना रिस्का जी, मेरी बात में मैं ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से आता हूं, मेरी विधानसभा उसी में आती है। मैं आज आपका ये शो सिर्फ इसलिए करने आया हूं कि मैं लोकसभा चुनाव अपना चुनाव छोड़ के आया हूं। मेरा निवेदन ये है सर आने के लिए। रिस्का जी, चंबल साफ होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। ठीक, साफ हो जाएगा, एक सीट बचाने के लाले पड़ेंगे इन्हें। ये जनता नीचे रहने आ रहे देखने। देखिए, प्रचार प्रसार या सोशल मीडिया, ठीक है, हम प्रचार प्रसार में पीछे, इसमें कोई दो राह नहीं। हमारे पास संसाधन नहीं है, हम ये स्वीकार करते हैं, लेकिन जनता हमको जिताने बैठी है। ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये संविधान बचाने का चुनाव है, इसलिए जनता हमको जिताने जा रही है। आप देखना रिस्का जी, जब परिणाम आएंगे तो आश्चर्यचकित देखेगा, पूरा देश देखेगा कि ये मध्य प्रदेश ने वाकई में लोकतंत्र बचाने का काम किया है। आपको इतनी बड़ी बात कह रहा हूं। देखिए सुरेश जी, फिर अगेन मैं सुरेश जी पता है आजकल झगड़ता नहीं हूँ कांग्रेस के विधायकों से, क्योंकि क्या पता साहब, झगड़ने की मेरी प्रवृत्ति नहीं है। नहीं क्या पता सर, आप कभी मेरे को आपकी तरफदारी करनी पड़ जाए कल को। मैं वो एक अलग बात है। नहीं सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। अब इसकी श्रृंखला लंबी है, जैसे आप स्वयं जाते ग्वालियर चंबल से रामनिवास रावत जी, मतलब दोनों वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, मैं इनको साक्षी मानकर विषय रख रहा हूँ। देखिए, रामनिवास रावत जी के शब्दों को सुनिए, वो आज भी आपके ही दल में हैं। आप श्रीमती शोभा ओझा जी के शब्दों को सुनिए, उन्होंने मना कर दिया वहाँ पर जो आपने प्रत्याशी दिया इंदौर। आप सोचिए इंदौर क्या है। और उसके बाद आप संजय शुक्ला को ले लीजिए, सुरेश पचौरी ले लीजिए, दीपक सक्सेना ले लीजिए, छिंदवाड़ा के मेयर को ले लीजिए, आप उनकी दोनों परिस्थितियाँ ले लीजिए। तो ये सब कांग्रेस में हो क्या रहा है? दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी कैंपेन नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया आ नहीं रही हैं, उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कांग्रेस के लोगों को लेते जा रहे हो। सर मैं कहीं ना कहीं आप में डर है सर। मैं आप इतने मजबूत होते राजेश साहब, कांग्रेस के लोगों की जरूरत क्या थी आपको? राजेश साहब, आज आप ये बोल रहे हो, विनम्र निवेदन है राजेश साहब, आप मजबूत हो तो मेरे को हमारे कमजोर लोग हैं ना, आप कह रहे हो। मैं बता रहा हूँ ना क्यों है। समझ से परे है ये बात। सुनिए तो सही, मैं समझाता हूँ। मेरा निवेदन है, मैं समझा रहा हूँ, मेरा निवेदन है, मैं समझा रहा हूँ। आप इतने मजबूत हो तो कांग्रेस के लोगों को तब क्यों आप ले रहे हो? समझ पाएंगे। मैं समझाता हूँ सर, क्योंकि रात को आपका मन किस प्रकार बदलेगा उसको ये मदद करेगा।
कल मैं मंच पर था, आलोक शर्मा जी का नामांकन भरा जा रहा था, मैंने लिखा भी है। उस मंच पे सुनील सूद जी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, कैलाश मिश्रा जी, सुरेश पचौरी जी ऑलरेडी थे। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, जिस सुरेश पचौरी जी ने इंदिरा जी और राजीव जी के साथ काम किया, आपने कभी सोचा है कि कितने भारी मन से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी होगी? तो ये आप समझिए। और कांग्रेस की इस स्थिति में जीता हुआ हर विधायक अपने आप को बेसहारा महसूस कर रहा है। और देखिए, आप जैसे विधायक काम करना चाहते हैं, आप जीते हैं तो आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, तो आप कितना ढोएंगे ऐसी कांग्रेस के नेतृत्व को? देखिए, जब तक चलेगा चलेगा। और मेरी बात मानिए, खत्म हो जाएगा आपके हिसाब से तो रोक लीजिए ना सुरेश जी, रोक लीजिए। सर, ये गंभीर विषय है। साथ तक विपक्ष होना जरूरी है। सर, मैं कितनी बड़ी श्रृंखला बताऊं आपको नेताओं की? अंकुश लगाने के लिए विपक्ष भी जरूरी है। सर, मैं क्या करूं उसके लिए? क्या मैं कांग्रेस पार्टी का गठन करवाऊं? लेकिन हम विपक्ष का भूमिका तो निभाएंगे। सर, आप क्या चाहते हैं? मेरे जैसे नेताओं को भाजपा आपके पास भेजे कि उसको मजबूत किया जाए? ऐसा तो नहीं होगा ना सर। आपका स्वागत है। नहीं, आप करेंगे स्वागत, लेकिन मैं क्यों जाऊंगा साहब? ये तो सोचो, कांग्रेस को मजबूत तो राहुल गांधी को करना है, सोनिया जी को करना है, प्रियंका जी को करना है। वो आ ही नहीं रहे। वो कर रहे हैं। नहीं आ रहे साहब। हितेश जी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आप भी देख रहे हैं, ये देश की जनता जनार्दन इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। सर, आप कहते रहिए, रामनिवास रावत जी से बात कर लीजिए, संजय शुक्ला जी से कर लीजिए, सुरेश पचौरी जी से कर लिए, दीपक सक्सेना जी से कर लीजिए, जबलपुर आ जाइए, मैं कहां कहां लेकर चलूं, आप बताइए ना। और अभी 4 जून के बाद और देखिएगा। मैं तो राजे साहब आपको भी अच्छा मानता हूं, मैं बता रहा हूं ना आपको। मैं लोकतंत्र में चुने हुए हर विधायक की इज्जत करता हूं और उनको सम्मान देता हूं, क्योंकि जनादेश के साथ हैं आप। और ऐसा नहीं हो रात भर में आप भी परेशान हुए। कब तक लड़ेंगे आप बताइए इस कांग्रेस के लिए? प्रवीण पाठक जी कब तक लड़ेंगे इस कांग्रेस के लिए? आप भी जानते हैं अंदर की बातें बहुत सारी। तो इसलिए ये परिस्थितियां कांग्रेस के अंदरूनी घर की हैं और इसको सुलझाना कांग्रेस को है। सिर्फ 2 सीट रह गई थी भाजपा की, तो आप तो लड़े ना। तो देखिए, यहाँ तक पहुंचे। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं इसका जवाब राजेश साहब मैं आपको जरूर दूंगा। और वहां तक पहुंचेंगे। सर, 10 सेकेंड। विस्तार न्यूज पर आप दोनों एक दूसरे पर ये कह रहे हैं कि आप नाराज है, आप नाराज है, आप पार्टी में आ जाइए, आप पार्टी में आए। डिबेट शो खत्म हुआ, पता चले कि कोई ना कोई दूसरी पार्टी में कन्विंस हो गया। ये जवाब, ये सवाल उनका बहुत अच्छा है। हाँ। एक 10 सेकंड में जो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में जमानत जब्त होती थी, 2 लोग थे, बिल्कुल सही है। लेकिन दिनेश जी मुकाती जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोग लड़ते थे क्योंकि हमारे नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे थे, तो हम हारने के लिए लड़ते थे, इतने ज्यादा ऊर्जावान थे। और यहाँ 1-2 हार से परेशान होकर टूट गई कांग्रेस, ये अंतर है। कांग्रेस तो टूट गई तेजी, लेकिन आरोप ये भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी वॉशिंग मशीन में धोकर शामिल करा लेती है। तो रहने दीजिए ना विपक्ष में कुछ नेता को, छोड़ दीजिए, क्यों ला रहे हैं सबको भारतीय जनता पार्टी में? हमने तो स्वच्छता अभियान देश भर में चला रखा है, तो उससे आप हमको क्यों रोक रही है? अच्छा, तो आप स्वच्छता अभियान जारी रखेंगे। और सुरेश जी, आप लोग भी रोक लीजिए ना। ये आप लोग आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में चले गए। कहीं आपके कार्यकर्ता इतने नाराज है, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालते हैं। सर, 1 मिनट सुरेश जी, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालते हैं, कहीं अपने कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं दे पाए क्या कि वो भारतीय जनता पार्टी का रुख कर रहे हैं? मेरा सिर्फ उतना कहना है। सुरेश जी, जी मैं कह रही हूं कि राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालते हैं, न्याय की बात कांग्रेस पार्टी करती है, जनता को न्याय दिलाने की बात आप करते हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने में नाकाम तो नहीं हो गए? क्योंकि कार्यकर्ताओं में नाराजगी इतनी कि चुनाव देख रहे हैं हम, जैसे जैसे पास आ रही थी तारीख, वैसे वैसे कांग्रेस का खेमा हो रहा था खाली। अब देखिए, टिकट तो एक ही है। अच्छा, उन नेताओं की बात करो। 10 साल का कार्यकाल था मनमोहन सिंह जी का, उसमें तमाम जितने मंत्री पद सुशोभित जिन्होंने किए, 10 साल तक राहुल जी का नेतृत्व अच्छा था, सोनिया जी का नेतृत्व अच्छा था, कांग्रेस की नीतियां अच्छी थी। और जैसे ही सरकार गई और जैसे ही एनडीए सत्ता में आया, तो एनडीए की नीतियां अच्छी हो गई, एनडीए के नेता अच्छे हो गए, एनडीए अच्छा लगने लगा। भाजपा को पानी पी पी कर कोसते थे। सर, हम 2014 में नहीं है, 24 में है। 10 साल बाद हो रहा है ये, जब फ्लॉप हो गए राहुल गांधी। ऐसा नहीं, ये सुरेश पचौरी जी ने 14 में पार्टी नहीं बदली, उन्होंने 24 में बदली है राजे जी, इसलिए आपका आरोप खड़ा नहीं होता। आप बताइए,
14 में, जैसे 14 में नहीं बदली मोदी सर, जी आए, आपकी सरकार तो आप 14 में चली गई थी। आप देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, आप जैसे ही 14 में मोदी जी आए, आप उससे 10 साल का कार्यकाल देखिए, वो तमाम वो मंत्री आपकी भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। आपने तमाम उन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी से ले, किसी को मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को आपने मंत्री बना दिया, किसी को आपने राज्यसभा भेज दिया। आप बताइए, ये तो हम क्या करें सर, राहुल गांधी कुछ कर ही नहीं रहे। नहीं बांट रहे, ये सुख से नहीं जा रहे, ये सत्ता का सुख भोगने जा रहे हैं, ये संघर्ष का मादा इनमें नहीं है। तो भाई 14 में आ गए होते ये लोग सब, यदि ऐसा होता तो क्यों 10 साल राहुल गांधी की तरफ देखा सबने? जिनमें संघर्ष का मादा नहीं है वही कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, और ये पछताएंगे। राजेश जी बहुत सीनियर लोग हैं, इनका सम्मान करिए। आप वही भाषा बोल रहे हैं, आएगी ये लोग पछताएंगे। चलिए अब देखते हैं कौन पछताता है कौन नहीं पछताता है। पंकज जी, अभी आप दोनों लोगों की बात सुन रहे थे और देख रहे थे कि बस यही आरोप लग रहा है कि कांग्रेस को खाली करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी में, तो वही भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भाई कांग्रेस अपने ही लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाई। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब एक लाइन खींच लेती है कि हमको इस पे चलना है, तो फिर वो निश्चित तौर पे उसी लाइन पे चलती है हर प्लेटफॉर्म पे। इसका उदाहरण आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हितेश वाजपेयी जी आए इस चुनाव के 6 सीटों की डिबेट के लिए है, लेकिन यहाँ भी उन्होंने सुरेश राजे जी को खुला ऑफर दे दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, रात भर सोच लीजिए, आप रात को भी। इससे आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नीचे तक उसी लाइन पे काम करता है 24/7 कि हमको ये हासिल करना है। अब यहाँ पर मौका मिला तो उन्होंने यहाँ पर भी सुरेश राजे जी को सीधा ऑफर दे दिया कि आप कांग्रेस में आ जाइए। दूसरी बात, अभी जैसे हितेश वाजपेयी जी ने कहा कि हम देश में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, तो मेरा ये बड़ा अच्छा वो है इसमें कि बार बार ये सवाल भी उठता है, आप साथ में ही है, कि स्वच्छता अभियान में अक्सर जो है कचरा समेटा जाता है, तो आप क्या देश भर से कांग्रेस का जो कचरा है वो समेट के उसे रिसाइकल कर रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं? ये आपने ही कहा है, ये मैंने नहीं कहा है। इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये है कि सफाई की जाती है, स्वच्छ किया जाता है। तो आप मानकर चलिए जो लोग राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं मुकाती साहब, वो स्वच्छता से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कांग्रेस के गलत तरीके से ही करें जो जेल पर जाकर खत्म होता है। तो इसीलिए उनको अवसर मिला, एक जीवन मिला मुकाती साहब, तो क्या संघर्ष भाई। यदि वो हमारी विचारधारा के साथ चलकर देश की सेवा करना चाहते हैं, जो अंत में हर डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल पर्सन का काम है, तो मैं नहीं समझता उसको बहुत वैमनस्यता से देखना चाहिए। ये मेरा मतलब चाह रहा था कि आप इसको किस ढंग से बताना चाह रहे हैं कि हम स्वच्छता कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल बार बार उठता है। तो क्या हम भ्रष्टाचार की गंदगी हटा रहे हैं? भ्रष्टाचार की गंदगी हटा रहे हैं, हम उस मानसिकता को खत्म कर रहे हैं और उसको जो छोड़ रहा है, जो परिसर स्वच्छ हो रहा है, हम मानते हैं कि हमारा काम वहां हो गया है। तो जो व्यक्ति है मानकर चलता नहीं, अब हम ठीक तरीके से चलेंगे, तो मुझे लगता है उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आज से 20-25 साल पहले तक यदि विपक्ष में कुछ अच्छे लोग होते थे, मान लो जब भाजपा भी विपक्ष में थी या ये, तो उनको अपनी तरफ लाने के बजाय ये कोशिश की जाती थी कि उनको अप्रिशिएट किया जाए कि वो और बेहतर करें अपनी ही जगह रहकर, ताकि और ढंग से चीजें हों, सरकार पर भी थोड़ा दबाव रहे। लेकिन जब आप सबको अपनी तरफ रख लेंगे आज तो भी कैसे काम होगा? आप जानते हैं, आप लिखते हैं इस बात को कि ऐसा नहीं कि हम लोग कोई बहुत इच्छा से कर रहे हैं। कभी आप सोचिएगा कि इसकी भी चुनौतियां हैं, लेकिन डूब रही है कांग्रेस साहब, डूब रही है। आप एक रे ऑफ होप बता दीजिए एज ए थर्ड पर्सन, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता को आप समझा सके, इसलिए बने रहो। ठीक है, दिनेश गुप्ता जी का भी रिएक्शन ले लेती हूँ। दिनेश जी, आप क्या समझते हैं? हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का खेमा लगातार खाली होता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस आरोप भी लगाती है। जो राजनीति हो रही है और जिस तरह की स्थिति हो रही है, इसको आप अगर दूरदृष्टि से देखें तो क्या समझ पा रहे हैं सर? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत फर्क है। कांग्रेस में कोई नंबर नहीं होता मेंबरशिप का कि कितने नंबर हैं उसके पास, कितने कांग्रेस के कार्यकर्ता है। कांग्रेस पार्टी में जो आ जाता है वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हो जाता है। और ये कोई अभी से नहीं, आप विधानसभा चुनाव में यदि 40% वोट मिला है उसे, तो उसका अपना वोट तो है। जो लोग छोड़ के चले गए वो कहीं ना कहीं हाशिए पर थे। सुरेश पचौरी की बात बार बार आती है। सुरेश पचौरी को यदि सब कुछ दिया, यदि एक पार्टी ने यदि कुछ साल कुछ नहीं दिया, तो उनके अंदर एंजाइटी हो गई, बेचैनी हो गई, वो छोड़ के चले गए, तो उससे कोई कांग्रेस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसके वोट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो मध्य प्रदेश है वो बायपोलर स्टेट है, यहाँ दो ही पार्टी की सरकार है। यहाँ आप कितने भी आप भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं लोग, कांग्रेस वही रहेगी। कांग्रेस
का जो परफॉर्मेंस है वो जनता पर निर्भर करता है कि वो उसको भाजपा के खिलाफ यदि वोट देना है तो वो कांग्रेस को ही वोट देगी। ये उत्तर प्रदेश और बिहार नहीं है कि जहां कांग्रेस हाशिए पे चली गई, लोग छोड़ के चले गए तो जो है कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये स्टेट थोड़ा सा अलग तरह का है। यहाँ बहुत सारे नेता आते हैं, सुरेश राजे जी भी तो कहीं से आए थे ना कांग्रेस पार्टी में, और वो एमएलए हैं। तो ऐसे चलता रहता है ये सब यहाँ। और आप देखिए नगर निगम के चुनाव में क्या हुआ था मध्य प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी। तो ये कभी भारतीय जनता पार्टी जीतती है, कभी कांग्रेस जीतती है। ना तो भाजपा में नेताओं की कमी है, जो तो उनका जो मूल कार्यकर्ता है वो जरूर दुखी हो सकता है कि इतने सारे नए कार्यकर्ता नेता आ गए, क्योंकि भाजपा में जो नेता बनता है वो कार्यकर्ताओं के कारण बनता है, और जो कांग्रेस का नेता है वो अपनी जमीन खुद तैयार करता है। इसलिए भाजपा को उनकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो अपने दम पर अपने साथ वोट ला सकता होगा वही तो नेता होगा। लेकिन यहाँ तो जैसे ही कार्यकर्ता पीछे हटता है तो नेता कहीं दिखता नहीं है, फिर डिप्रेशन में आ जाता है। तो कांग्रेस और भाजपा के फर्क को समझना होगा, उसके बाद कोई एक परसेप्शन बिल्ड करना होगा। दिनेश जी की बातों का जवाब दीजिएगा हितेश जी। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें कूटनीति का हिस्सा हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो समीक्षकों के द्वारा कहा कि कांग्रेस में जो कार्यकर्ता आता है, जो नेता बनता है, वो खुद की जमीन तैयार करता है, फिर वो पकी पकाई जमीन आप लोग ले लेते हैं। देखिए, हम लोग उसको ऐसा बोलते हैं कि कांग्रेस एक लीडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कांग्रेस से एक लीडर आया तो बूथ तक इन लोगों को, आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, बूथ में बैठे कार्यकर्ता नहीं है कई जगह पे, या आप कल देखना, आप अखबारों में पढ़ेंगे तो बिल्कुल सही है, वहाँ एक लीडर बेस्ड सिस्टम है। हमारे यहाँ कैडर बेस्ड सिस्टम है, तो हमारे यहाँ कैडर नहीं हिलता है, लीडर हमारे यहाँ चयन हो जाता है। इसलिए तीसरी पंक्ति का कार्यकर्ता भी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बनता है, जैसे डॉक्टर मोहन यादव जी को आप लीजिए, और बड़ी हस्तांतरण या हम कह लें इतना स्मूथ होता है कि वो कहीं पर भी कोई पॉलिटिकल फस क्रिएट नहीं करता है। तो ये अंतर है दोनों में। लेकिन फिर मैं कहूँगा, कांग्रेस की इस परिस्थिति को देखकर हमें कोई प्रसन्नता नहीं है, मैं बहुत क्लियर कर दूं। और सुरेश राजे जी को मेरा कोई आमंत्रण नहीं है, बस उनको मेरी सांत्वना है कि मैं भी देखना चाहूँगा कि कब तक उनका धैर्य एक विधायक के रूप में इस नेतृत्व के साथ चलने में रहेगा, क्योंकि ये कठिन काम है। ठीक है, सुरेश राजे जी जवाब दीजिएगा, कब तक धैर्य रहेगा? हितेश जी पूछ रहे हैं। हितेश जी को 4 जून के बाद समझ में आ जाएगा कि हमारी आपके डिबेट में जब बात हुई थी, मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, 29 तो बहुत बड़ी बात है रिस्का जी, ये चंबल साफ होने जा रहा है, साफ। और इसलिए एक की बात छोड़े, ये तो पहले जो अपना जो 28 थी ना, हितेश जी 14 तो बचा लें, तब 29 की बात करें। देखिए, ये लोग विधानसभा चुनाव में भी इसी प्रकार के इन्होंने दावे किए थे, कैबिनेट बन गई थी। मेरे घर पे कई कांग्रेस के नेता आते थे, पूछते थे कि हम कौन सा मंडल ले लें, निगम मंडल ले लें, आप लोग रहे हो। तो ये सब हमने बहुत अच्छे से देखा है, और राजे साहब को ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस मुबारक हो, लेकिन साहब जनता तो इसको पसंद नहीं करती है, और ये हमने विधानसभा में भी देखा, और बिल्कुल क्लियर मैंडेट हम आते हुए 4 तारीख को भी देख रहे हैं। हितेश जी, बहुत देर से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, मुझे वो सवाल आपसे पूछना है। हम देखते हैं कि जैसा पूरी डिबेट में सबसे ज़्यादा बात इसी की हुई कि कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता नेता शामिल हो रहे हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नाराजगी तो नहीं बढ़ जाएगी धीरे धीरे? क्योंकि देखिए, अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं मिलेगी, नाराजगी होगी। जब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि हम ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो आप लोग क्यों बार बार कांग्रेस के लोगों को अपने तरफ लेकर आ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का विखंडन शुरू हो गया था आज़ादी से पहले से, और जब जब कांग्रेस का विखंडन देश में होता है तब तक इस प्रकार की बातचीत उठती है कि जहां लोग दल बनाएंगे वहां ये होगा और कांग्रेस में ये होगा। लेकिन राजनीति सतत चलती है और बहुत व्यवहारिक होती है रसिका जी। तो मुझे लगता है कि किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शनय शनय कांग्रेस के अंदर होता हुआ विखंडन जो समाप्ति की बात है उस तक पहुंचेगा। हमको याद करना चाहिए, ये वो कांग्रेस नहीं है जो आज़ादी की कांग्रेस थी। ये पहले गाय बछड़े की बनी, हल्दर किसान की बनी, और आज पंजे की हो गई है। तो जो इतिहास पढ़ते हैं, जो कांग्रेस को जानते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार नेहरू जी ने अपनी बिटिया के लिए कांग्रेस को अलग किया, और चलते चलते आज वो प्रियंका जी के रेयान और मियारा तक आ गई है, और राजे जी जैसे लोग मुझे लगता लगे हुए। देखना है कब तक लगे रहते हैं।
चलिए ठीक है। देखिए, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और ये पहली डिबेट होगी जहां मुस्कुराते हुए नेता फाइट कर रहे हैं, क्योंकि ये विस्तार न्यूज है, आपका अपना चैनल, अपनापन दिखा रहे हैं। पंकज जी, मैं आपका लास्ट एक क्विक रिएक्शन चाहूंगी। पूरे डिबेट को आपने समझा ओवरऑल, और जो 6 सीटें हैं वो कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली, क्या स्ट्रैटेजी और क्या नतीजे इन 6 सीटों के हो सकते हैं? पंकज जी। देखिए, इन 6 सीटों पर नतीजे को लेकर जो बात है, तो एक छिंदवाड़ा के अलावा बाकी सीटों पर वैसे शुरुआत से माना जा रहा है कि कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन मैं भी देख रहा हूं कि जबलपुर और शहडोल में बहुत ही कम वोटिंग दिखाई दे रही है। और जैसा दिनेश गुप्ता जी ने कहा, करेक्शन कुछ होगा, तो ये करेक्शन भी बहुत बड़ा करेक्शन उसमें आता नहीं है। 1 या 2% का करेक्शन हम लगातार देखते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ रोचक मुकाबले हो सकते हैं। जब किसी तरह की लहर नहीं होती है तो हो सकता है मार्जिन कम हो जाए जीत हार का, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं की जा सकती कि बिल्कुल ही बदलाव हो जाएगा। चलिए ठीक है, बदलाव होगा या नहीं, नतीजे क्या होंगे 4 जून को हम इस पर बात करेंगे। दिनेश गुप्ता जी, आपका भी मैं एक आखिरी रिएक्शन चाहूंगी। नहीं, देखिए, जो भी अभी चुनाव हुए हैं जिन जगह पर, बहुत सारे लोकल इश्यूज हैं, बहुत सारे लोकल फैक्टर वहाँ काम कर रहे हैं, कैंडिडेट भी वहाँ काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में सब कुछ अच्छा सा है। जबलपुर में हमने अजय बिश्नोई जी का भी रिएक्शन सुना था कि उन्होंने क्या कहा था आशीष दुबे को लेकर। तो आप हर जगह देखेंगे, आप जो वहाँ कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि भाजपा के भीतर भी एक असंतुष्ट गुट है, जो कहीं ना कहीं अपना या तो नॉन एक्टिव रहा है, या उसने जो है जिस तरह से रुचि लेना चाहिए वो नहीं ली है। तो आप पूरे एक जो फैक्टर है वो हम केवल मोदी जी के चेहरे के साथ देखेंगे तो हमको लगेगा कि पूरी सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जो उनका लक्ष्य है वो पूरी कर रही है। लेकिन जो बात आ रही है बार बार, ये जो 370 वोट बढ़ाने की बात है, तो मार्जिन कितना बढ़ता है? 370 वोट यदि पूरे प्रदेश में बढ़ते हैं, लगभग 65,000 पोलिंग बूथ हैं, तो आप सोचिए कितना वोट बढ़ना चाहिए, कितना मार्जिन होना चाहिए। तो इसका तो जब रिजल्ट आएगा तो सारी चीज़ तब सामने होगी कि इन्होंने जो मेहनत की, जो दावे किए, वो कितने सही थे या केवल माहौल बनाने के लिए ये सब कवायद थी। तो देखिए, मेहनत का नतीजा क्या होता है ये तो 4 जून को नतीजे बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश राजे जी कांग्रेस के विधायक हैं, हमारे साथ जुड़े। वो चुनाव प्रचार में बिजी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने विस्तार न्यूज को समय दिया। शुक्रिया सर। वरिष्ठ नेता हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर हितेश वाजपेयी, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश गुप्ता जी, आपका भी शुक्रिया। पंकज जी का भी शुक्रिया। तो चलिए, आपने सुना सभी नेताओं को और साथ ही आपने वरिष्ठ पत्रकारों की प्रतिक्रिया भी सुनी कि क्या हो सकता है इस बार का चुनाव। तो हर पहलू पर विस्तार से चर्चा लगातार जारी रहेगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार। एक बहुत बड़ा दिन है। पूरे देश प्रदेश में बदलाव का माहौल है। वोटिंग का दौर जारी है। ये 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। मतदान केंद्र की ओर जा रहे हैं। आज तक कितना वोट पे नहीं जीता, उतना वोट में मैं जीतूंगा। 7 बजे से मतदान हो रहा है। मैसेज है कहीं ना कहीं उन मतदाताओं के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। भारत की जनता अपना पूरा प्यार और आशीर्वाद हमें देगी।